चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे डबली रीइंफोर्स्ड बीम। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम पढ़ा था। उसमें हमारा रीइंफोर्समेंट कहाँ पर था? रीइंफोर्समेंट हमारा सिर्फ नीचे था। कहाँ था? नीचे। कहाँ? ये कौन सा जोन है? टेंशन जोन। ठीक है, ये टेंशन जोन में हमारा रीइंफोर्समेंट था। ठीक है, क्या बोलते थे इसको? AST। ठीक है, और ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस था। पर इसकी एक एक लिमिटेशन थी इसकी। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी मैंने आशीष। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। ठीक है, चलिए। तो इसकी एक लिमिटेशन थी कि ये सिर्फ MU लिमिटिंग तक काम करता था, है कि नहीं? MU लिमिटिंग तक काम करता था। अब अगर हमारा बेंडिंग मोमेंट जो है, जो बाहर से आ रहा है, वो ग्रेटर देन MU लिमिटिंग है, तो क्या करते थे हम लोग? हम बोलते थे कि हम MU लिमिटिंग तक ही डिजाइन करेंगे, इससे आगे हम नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करें? हमें क्या बोलता था यार, या तो डेप्थ बढ़ा दो, है ना, डेप्थ बढ़ा दो। बट इनकेस अगर स्पेस कंस्ट्रक्शन है, स्पेस का प्रॉब्लम है वहां पर, और ना आप डेप्थ बढ़ा सकते हो और ना आप विड्थ बढ़ा सकते हो, तो क्या करें आप? तो क्या करें? तो हम क्या करते हैं उस केस में? हम डबली रीइंफोर्स्ड बीम देते हैं। ठीक है, डबली रीइंफोर्स्ड बीम। अब आप बोलेंगे सर डबली रीइंफोर्स्ड बीम क्या होता है? ठीक है, ये सिंगली रीइंफोर्स्ड है। ठीक है, तो ये जो AST है, इसको हम डिजाइन करेंगे MU लिमिटिंग तक। ठीक है, समझ गए? इसके बाद जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, वो माइनस MU लिमिटिंग। ठीक है, इ- इनका जो बेंडिंग मोमेंट बच गया, MU2 मान लीजिए इसको। ठीक है, MU2, तो इसके लिए तो AST1 कर नहीं पाएगा। AST1 इसके लिए तो है नहीं, AST1 सिर्फ MU लिमिटिंग तक का है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ऊपर हम लोग ऊपर देंगे कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट। क्या देंगे? कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट। नीचे वालों क्या बोलते हैं हम? AST, इसको हम बोलेंगे ASC। ठीक है, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। ठीक है, अब सबसे ऊपर के फाइबर से, द मोस्ट कंप्रेस्ड फाइबर से लेकर AST तक, AST के मिड तक, ठीक है, वो क्या होता था? हमारा इफेक्टिव डेप्थ, है कि नहीं? इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, और इस वो सबसे ऊपर से लेके इसके मिड तक, ये होगा हमारा इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ नहीं, ये होगा हमारा कवर। क्या होगा हमारा? कवर। ठीक है, किसके लिए? एरिया ऑफ कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो ये है मोटा मोटा यहाँ हम प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग नीचे भी AST2 प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, कैसे निकालते हैं, सब समझेंगे हम। ठीक है, AST2 और ASC, इन दोनों का जो मेल है, इनका जो पार्टनरशिप है, इससे हम कौन सा बेंडिंग मोमेंट को फेस कराएंगे? बेंडिंग मोमेंट माइनस MU लिमिटिंग। ठीक है, जो हमारा बेंडिंग मोमेंट है वो MU लिमिटिंग से जितना बड़ा है, उतने के लिए, मान लीजिए MU2 है, उतने के लिए हम ASC और AST2 डिजाइन करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये मैंने बस ओवरव्यू बताया आपको। ठीक है, कुछ कंफ्यूजन है कोई बात नहीं, आगे जाके हम सीखेंगे उसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, इंट्रोडक्शन पहले। Concrete has very good compressive strength and almost negligible tensile strength. Hence, steel reinforcement is used on the tensile side of concrete. ठीक है, ये तो किसकी बात हो गई? सिंगली reinforced की। ठीक है, ये तो बताइए हम लोगों को। ठीक है, उसके बाद singly reinforced beam reinforced on the tensile face are good both in compression and tension. Compression concrete ले रहा है, tension आपका singly reinforced में जो area of steel है in tension वो ले रहा है। However, these beams have their respective limiting moment of resistance, है कि नहीं? सिगली reinforced बीम आपका MU लिमिटिंग तक ही काम करेगा डक्टाइल वे में, है ना, उसके ऊपर वो काम नहीं कर पाएगा। नॉट ग्रेटर देन MU लिमिटिंग। ठीक है, with specified width, depth and grade of concrete and steel for behavior to be ductile and which is equal to RUBD square। पता है हमें RU क्या होता है ना? जैसे हमारा क्या होता था 1.138 FCK इसलिए होता था, Fe415 के लिए। ठीक है, तो यही है RUBD स्क्वायर। ठीक है, तो यहीं तक काम करेगा ये, यही हमारा MU लिमिटिंग। ठीक है, यही था हमारा MU लिमिटिंग, इससे ऊपर काम करेगा नहीं सिंगली रीइंफोर्स्ड। ठीक है, तो हम समझते हैं अब इस लिमिटेशन को कैसे पार पाए। ठीक है, अमाउंट ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट नीडेड इज नोन एज ASC लिमिटिंग, है ना? MU लिमिटिंग तक पहुंचने के लिए जो हमें मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील चाहिए, वो क्या होता था? ASC लिमिटिंग। वहां पर क्या होता था? XU लिमिटिंग होता था, है ना, बैलेंस सेक्शन तक। बस बैलेंस सेक्शन तक ही हमारा फेलियर डक्टाइल होता था, उसके आगे ओवर इनफोर्स हम जाते ही नहीं थे कभी भी। बट द प्रॉब्लम विल अलाइज if such a section is subjected to a bending moment greater than its limiting bending moment। मतलब जो बेंडिंग मोमेंट बाहर से आ रहा है बीम के ऊपर, वो अगर MU लिमिटिंग से बड़ा हुआ तो क्या करेंगे हम,
है ना। तो क्या करेंगे, ठीक है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। चलिए, देयर आर थ्री वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। फर्स्ट, वी में इंक्रीज द डेप्थ ऑफ बीम, है ना, मैंने कहा था डेप्थ को इंक्रीज कर दीजिए। डेप्थ को इंक्रीज करेंगे तो आपका न्यूट्रल, आपका एक्स यू जो है वो लेस देन एक्स यू लिमिटिंग हो जाएगा, है ना। तो आपका यू अंडर इम्पो सेक्शन बन जाएगा, है कि नहीं। पर विच में नॉट बी फिजिबल इन मेनी सिचुएशंस, मतलब समझ लीजिए ये आपका रूम बनाना है आपको, ठीक है, आपको रूम बनाना है और यहाँ पर आपकी बीम आ रही है, ठीक है। तो आपको 3.5 मीटर का रूम का हाइट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। बट फिर आपको लगेगा कि यार बेंडिंग मोमेंट ज्यादा आ रहा है, डेप्थ को हम बढ़ा देते हैं। क्या डेप्थ को आप बढ़ा पाएंगे? ज्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे ना, क्योंकि 3.5 मीटर का आपको हाइट मेंटेन करना ही है, ठीक है। तो इस केस में जहाँ पे हम डेप्थ इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं, उसके साइज पे कंस्ट्रक्शन है, तो वहां पर हम डबली रीइंफोर्स्ड बीम देंगे, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया कि डेप्थ बढ़ा लो, तो जहां पर आप डेप्थ बढ़ा सकते हो वहां डेप्थ बढ़ा लो, ठीक है, और उसका मोमेंट और रेजिस्टेंस बढ़ा लो, ठीक है। फिर सेकंड, बी में यूज एन ओवर इन्फोर्स सेक्शन। ओवर इन्फोर्स सेक्शन को पता ही है, यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील आपका एएसटी लिमिटिंग से ज्यादा होता है। तो प्रॉब्लम क्या है उसमें, उसकी फेलियर डक्टाइल रूप में नहीं होगी, ब्रिटल फेलियर होगी, स्टील पहले फेल हो जाएगा, सॉरी कंक्रीट पहले फेल हो जाएगा, स्टील फेल नहीं होगा, है ना। तो इसमें दो खामियां हैं, एक तो ब्रिटल फेलियर होगा क्योंकि कंक्रीट फेल करेगा, दूसरा आपका स्टील जो है फेल हुआ ही नहीं, तो स्टील का आपने कैपेबिलिटी को उसके पोटेंशियल तक यूज नहीं किया, और स्टील आपका कंक्रीट से ज्यादा महंगा होता है। तो सेक्शन विल बी अनइकोनॉमिकल ड्यू टू दी अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट, ठीक है, ठीक है, ये दो रीजंस हो गए। अब ये थर्ड वे होगा वो हम करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। Thirdly, it is possible to increase both the compressive and tensile force of the beam by providing steel reinforcement in the compression phase, ठीक है, ASC, and additional tensile reinforcement ASC2 in addition to the tensile reinforcement of the beam without increasing the depth, ठीक है। डेप्थ को इंक्रीज नहीं करना पड़ा, ठीक है। अब देखिए जो एएस ये है AST, ये हम किसके लिए प्रोवाइड करेंगे? MU लिमिटिंग में। तो ये वाला AST किसके साथ काम करता था पार्टनरशिप में? कंक्रीट के साथ, है कि नहीं, कंक्रीट के साथ पार्टनरशिप में काम करता था, है कि नहीं। तो ये कहाँ तक काम करेगा? एमयू लिमिटिंग तक। अब एमयू लिमिटिंग से ज्यादा अगर तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट हो गया एक्सटर्नल, तो उसको कौन जस्ट सहेगा? ऊपर हम प्रोवाइड कर देंगे एरिया ऑफ स्टील कंप्रेशन, और नीचे हम एडिशनल टेंसाइल रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे AST2। और ये दोनों का जो पार्टनरशिप है, इन दोनों का जो पार्टनरशिप है, वो आपका MU2 को झेलेगा। MU2 क्या है आपका? बेंडिंग मोमेंट जो हमारा एक्सटर्नल है, वो MU लिमिटिंग से जितना ज्यादा है, ठीक है, इतना ज्यादा है, वो वाला जो रिमेनिंग बेंडिंग मोमेंट बच गया, जो हमारा AST नहीं ले पाया, उसको आपका MU2, वो है MU2, उसको आपका एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन एंड एक्स्ट्रा एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन AST2, इनका पार्टनरशिप इसको झेलेगा, ठीक है। इनका क्या लीवर आर्म होता है, क्या फॉर्मूला होता है, सब समझेंगे, ठीक है। अभी बस थ्योरी समझिए पहले, ठीक है, क्यों डब्ली रीइंफोर्स की जरूरत पड़ी, और डब्ली रीइंफोर्स में कैसा मैकेनिज्म है, कौन पार्टनरशिप में काम करता है वो एक्स्ट्रा मोमेंट को झेलने के लिए, ठीक है। चलिए, द टोटल कंप्रेसिव फोर्स ऑफ सच बीम कंप्राइजेस, एक तो कंक्रीट हो गया, और दूसरा क्या हो गया, जो एरिया ऑफ स्टील ऑफ कंप्रेशन हमने प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो फोर्स ड्यू टू कंक्रीट इन कंप्रेशन, ये तो पता ही सबको, फॉर्मूला फॉर्मूला पता है सबको ना, 0.36 इंटू बी इंटू एफ सी के इंटू एक्स यू, ठीक है। और फोर्स ड्यू टू कंप्रेशन इन स्टील, इसका मैं अभी फॉर्मूला बता देता हूँ, आगे जाके एक्सप्लेन भी कर दूंगा। देखिए ये है आपका FSC, स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील, ठीक है, और इसका एरिया है ASC। तो ये हो गया आपका फोर्स, सीधा आपका फोर्स आ गया। तो दो हमारे पास पहले ये फोर्स, तो हम इस फोर्स से काम चलाते ही थे पहले, है ना। अब एक एडिशनल ये फोर्स आ गया, ठीक है। इससे एक और चीज हम माइनस भी करते हैं, एक चीज, वो क्या माइनस करते हैं, क्या वो बड़ा होता है, क्या वो नेग्लिजिबल है, वो सब हम समझेंगे। बाकी आप लॉजिकली ये समझिए कि जो कंप्रेशन स्टील है, वो जो कंप्रेशन फोर्स लगाता है वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। उसमें जो कंप्रेसिव फोर्स है उसके एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फोर्स इंटू स्ट्रेस, सॉरी एरिया इंटू स्ट्रेस आपका फोर्स दे देगा, ठीक है। FSC कैसे निकालेंगे वो सब भी समझेंगे आगे जाके, ठीक है। एरिया ऑफ स्टील कंप्रेशन तो वैसे ही निकालना है जैसे आप एरिया स्टील टेंशन निकालते थे, जितने बार्स हैं उतना इंटू बार का एक एरिया, ठीक है। चलिए, कंप्रेसिव फोर्स हो गया। अब टेंशन फोर्स क्या क्या होगा, एक तो AST जो हम MU लिमिटिंग के लिए प्रोवाइड करेंगे, और एक एक्स्ट्रा स्टील टेंशन का, ठीक है, AST2। द टेंसाइल फोर्स आल्सो हैज टू कंपोनेंट्स, द फर्स्ट प्रोवाइडेड बाय AST लिमिटिंग, जो हम MU लिमिटिंग के लिए डिजाइन करेंगे, ठीक है।
सीधे क्या करना है आपको, 0.87 FY इंटू AST इंटू D माइनस 0.42 XU होता था, XU की जगह XU लिमिटिंग पुट कीजिए और सीधा MU लिमिटिंग के इक्वल पुट कर दीजिए और AST लिमिटिंग निकाल लीजिए, ठीक है। विच इज इक्वल टू द कंप्रेसिव फोर्स इन कंक्रीट। मैंने कहा था AST लिमिटिंग क्या है हमारा, AST1, तो वो किसके साथ पार्टनरशिप में काम करता था, कंक्रीट के साथ, ठीक है। फिर दूसरा हमारा क्या आता है, the second part is due to the additional steel in tension, AST2. Its force will be equal to the compressive force of steel in compression. ठीक है, कैसा है इसका तो आप निकाल लेंगे, इसका भी आपका 0.87 FY होगा स्ट्रेस, ठीक है, इंटू AST2, ठीक है, इसका टेंसाइल फोर्स जो होगा, ठीक है। लीवर आर्म क्या होगा अभी के लिए छोड़ते हैं, आगे समझेंगे लीवर आर्म क्या होगा हमारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए। Such reinforced concrete beam having steel reinforcement both on tensile and compressive faces are known as doubly reinforced beam. ठीक है, इस सेंटेंस में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। doubly reinforced beam therefore have moment of resistance more than the singly reinforced beam, है ना। एक तो आपका AST लिमिटिंग कंक्रीट के पार्टनरशिप से बेंडिंग मोमेंट आया, है ना, एक तो उससे मोमेंट रेजिस्टेंस आया एक, और एक किससे आया मोमेंट रेजिस्टेंस आपका, एक्स्ट्रा कंप्रेशन स्टील एंड एक्स्ट्रा स्टील ऑफ टेंशन जो आपने नीचे प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो हमारे दो दो टीम आ गए जो आपके मोमेंट रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, ठीक है। सेम डेप्थ रहेगा, है ना, डेप्थ सेम रहेगी और मोमेंट रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेसेसिटी देते थे कि व्हेन द डायमेंशंस b क्रॉस d of beam are restricted due to any constraints like availability of headroom, headroom मैंने बताया था, headroom मतलब कुछ नहीं, आपका रूम का हाइट कितना है या रूम में कितना स्पेस है आपका, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको बीम को, बीम का साइज जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा कि इससे बड़ा बीम नहीं बना सकते, ठीक है। स्पेस कंसिडरेशन एंड द मोमेंट रेजिस्टेंस ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम इज लेस देन द एक्सटर्नल मोमेंट, यही आपका हो रहा है ना। हमारा MU लिमिटिंग जो है वो एक्सटर्नल मोमेंट वो है BMU, उससे कम है, इसलिए हमें डबली रीइंफोर्स्ड बीम यूज करना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए when the external load may occur on either face of the member, that is loads are alternating or reversing and may cause tension on both the faces। इसका मतलब क्या है, मैंने क्या कहा था कि आपका ऐसा UDL लगता है तो ऐसा बेंड हो जाता है वो, है कि नहीं, ऐसा बेंड हो जाता है, बट वो कैसे, जब आपका लोड नीचे की तरफ लग रहा है, बट अगर आपका लोड ऊपर की तरफ लग जाए, मतलब कुछ खिंचाव आ जाए इस पे, ठीक है, कोई ऐसा लोड हो रिवर्सिंग नेचर का हो, ठीक है, वो नीचे की जगह ऊपर काम करने लगे, जैसे सीस्मिक लोड होता है ना आपका, अर्थक्वेक वाला, विंड वाला, वो आपका ऊपर की तरफ भी काम कर सकता है, नीचे की तरफ भी काम कर सकता है। कैसा बेंड करेगा फिर ये, ऐसा बेंड करेगा, है कि नहीं, ऐसा बेंड करेगा इसकी वजह से, तो इसमें क्या होगा, टेंशन ऊपर बन जाएगी। तो ये क्या हो गया, रिवर्सिंग नेचर का हो गया ना, रिवर्सिंग नेचर का मतलब उसने डायरेक्शन रिवर्स कर लिया, ठीक है, अपना एक्शन का डायरेक्शन रिवर्स कर लिया, रिवर्सिंग नेचर का जो लोड होता है, ठीक है। तो ये होता है, ज्यादा आप कंफ्यूज मत होइएगा, बस ये ध्यान रखिएगा सीस्मिक लोड जो होता है उनका नेचर जो है वो क्या उसको बेंड को, बीम को नीचे बेंड कराएगा या ऊपर बेंड कराएगा, ये हमें सही से पता नहीं होता है, ठीक है। इसलिए भी डबली रीइंफोर्स्ड बीम हमारा काम आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन लोड्स आर इसेंट्रिक, इसेंट्रिक मतलब कुछ नहीं होता, मैं समझ लीजिए आपका ये बीम है, ठीक है, तो अगर आपका ऐसा लग रहा है लोड साइड से, ठीक है, तो उसके अगर सेंट्रॉइड से अगर पास कर रहा है फिर तो ठीक है, बट अगर यहाँ पर पास, यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है, मतलब इसके सेंट्रॉइड से कोई डिस्टेंस है उसका, ठीक है, कोई डिस्टेंस है सेंट्रॉइड से, तो अगर सेंट्रॉइड से डिस्टेंस होता है तो भी हमारा एक्स्ट्रा बेंडिंग मोमेंट आ जाता है, ठीक है ना। इसी डिस्टेंस को हम कहते हैं इसेंट्रिक, इसेंट्रिसिटी, ठीक है, इसी को कहते हैं हम इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिक लोड कुछ नहीं है, बस ध्यान रखिएगा जो आपके बीम या फिर कोई भी मेंबर है उसका जो सेंट्रॉइड है उस पर अगर कोई लोड काम ना करे और उसके सेंट्रॉइड से दूर काम करे तो वो एक्स्ट्रा बेंडिंग मोमेंट पैदा करता है बीम के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से ऊपर नीचे कहीं भी टेंशन पैदा हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए भी हम डबली रीइंफोर्स्ड बीम को यूज करते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है इसमें तो आगे जाके मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इसेंट्रिसिटी से कैसे आपका एक्स्ट्रा मोमेंट आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। when the beam is subjected to accidental or sudden lateral loads, ठीक है, एक्सीडेंटल लोड्स हैं, कोई भी लोड अचानक से आ गया तो हमें नहीं पता, टेंशन ऊपर क्रिएट होगी नीचे क्रिएट होगी, तो इसमें क्या करेंगे हम, ऊपर भी प्रोवाइड कर दो नीचे प्रोवाइड कर दो, बाकी अगर ऊपर भी आ जाए टेंशन तो भी कोई बात नहीं होगी, ठीक है। चलिए इन केस ऑफ कंटिन्यूअस बीम और स्लैब सेक्शन एट सपोर्ट्स आर जनरली डिजाइन एज डबली रीइंफोर्स्ड बीम। मैंने क्या बताया था कि जो आपका ये बीम है समझ लीजिए और ये कंटिन्यूअस है, यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ पर एक सपोर्ट है, तो यहाँ पर आपका बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो ऐसा होगा, फिर यहाँ नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होगा, फिर यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये बीम कुछ ऐसा ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, ऐसे देख रहे हो डिफ्लेक्ट कैसे कर रहा है वो, ठीक है।
तो यहाँ पर तो नीचे टेंशन हुआ, तो यहाँ पे अपने रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दी, बट यहाँ पर टेंशन आपका ऊपर हो गया, ठीक है, टेंशन आपका यहाँ पे ऊपर हो गया, तो इसलिए भी यहाँ पर हमें ऊपर रीइंफोर्समेंट देने की जरूरत पड़ेगी। ऊपर दी थी तो क्या बन जाएगा वो, डबली रीइंफोर्स सेक्शन। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बस थ्योरी है, तो अब हम फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। अ डबली reinforced beam has moment resistance greater than the balance section, therefore doubly reinforced beam subjected to a moment can be analyzed by considering it to consist of two sections। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था। अब दो टीम आ गई है, एक टीम है जो एएसटी लिमिटिंग और कंक्रीट की है, और दूसरी टीम है जो एएस आपकी एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन और एक्स्ट्रा एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन उसकी है। ठीक है, दो टीम्स है, तो उन्हीं दो टीम के एक एक सेक्शन है। ठीक है, उनको समझेंगे अभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये आपका पूरा सेक्शन है। ठीक है, ये आपका पूरा सेक्शन है जहां पर आपका एरिया ऑफ स्टील दे दिया है हमने। ठीक है, एरिया ऑफ स्टील ये जो है, ये AST1 और AST2 दोनों का सम है ये। ठीक है, यहाँ प्रोवाइड किया है। यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील कंप्रेशन है, ये आपका इफेक्टिव डेप्थ है, और ये आपका कवर है डी डैश। डी डैश जो है आपका एरिया ऑफ स्टील कंप्रेशन के सेंट्रोइड को कितना कवर मिला है बाहर से, वो है डी डैश। ठीक है, तो आपका पहला टीम कौन सा है, पहला टीम ये है जहाँ पे AST1 और ऊपर का कंक्रीट अपने तालमेल में काम कर रहा है। ठीक है, ये आपका टीम 1 है, आपका पहला टीम है। ठीक है, तो इसकी वजह से कहाँ तक आएगा हमारा मोमेंट रेजिस्टेंस, MU लिमिटिंग तक। MU लिमिटिंग तक हमारा मोमेंट रेजिस्टेंस आएगा। और यहाँ पे लीवर आर्म क्या होता था हमारा, सबको याद है ना, D माइनस 0.42 इंटू XU। ठीक है, ये था लीवर आर्म हमारा यहाँ पे। ठीक है, लीवर आर्म 1 बोल दीजिए इसको। ठीक है, बाकी कंप्रेशन फोर्स क्या है, टेंशन फोर्स क्या है, ये तो याद ही है सबको। ठीक है, ये हमारा है नया टॉपिक। ठीक है, ये हमारा टीम 2 है, और ये कौन से बेंडिंग मोमेंट का ख्याल रखता है, बेंडिंग मोमेंट एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट माइनस MU लिमिटिंग। ये जो हमारा बच गया बेंडिंग मोमेंट, जिसके लिए हमने डिजाइन नहीं किया, वो है, वो उसके लिए हमारा एरिया ऑफ स्टील कंप्रेशन एंड एरिया ऑफ स्टील टेंशन 2, ये दोनों काम करते हैं। ठीक है, अब बताइए इसमें लीवर आर्म क्या होगा। देखिए, यहाँ पर इसके सेंट्रोइड से लेके इसके सेंट्रोइड तक ये लीवर आर्म होता था हमारा, है कि नहीं। वैसे ही एरिया ऑफ स्टील कंप्रेशन एंड एरिया ऑफ स्टील टेंशन 2, इनके बीच का जो डिस्टेंस है तो ये है हमारा लीवर आर्म 2। ठीक है, इनके सेंट्रोइड के बीच में डिस्टेंस है। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, सबको दिख ही रहा होगा कितना आएगा, कितना आएगा बताओ, D माइनस डी डैश। ठीक है, डी तो हमारा इफेक्टिव कवर, इफेक्टिव डेप्थ है ही, और ये हमारा कवर है कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट का। ये लीवर आर्म 2 का कॉन्सेप्ट समझ में आया, और ये दो टीम बन रहे हैं यहाँ पे, ये दो टीम के बारे में समझ में आया। ठीक है, बताइए। ठीक है, डाउट्स पूछिए। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है। देखो यार, नींद मत लाओ अभी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डबली रीइंफोर्स आपके इस सिलेबस में डबली रीइंफोर्स बीम के क्वेश्चन सबसे बड़े होंगे। ठीक है, और सबसे ज्यादा मार्क्स देने वाले। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिए, आपको बहुत यूज आएंगे ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका लीवर आर्म 2 है। ये लीवर आर्म 2 किसके इसके लिए है, इसके और इसके बीच में। ठीक है, और ये दोनों मिलकर किस बेंडिंग मोमेंट का ख्याल रखते हैं, इस वाले बेंडिंग मोमेंट का। ठीक है, और इन दोनों का पार्टनरशिप किस किस बेंडिंग मोमेंट का ख्याल रख रहा है, MU लिमिटिंग का। ठीक है, चलिए, किसी ने डाउट पूछा है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर करते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा नींद मत लाइए यार। ठीक है, चाय वाय पीजिए थोड़ा, या फिर फेस पे थोड़ा पानी मारिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1 कंसिस्ट ऑफ सिंगली reinforced बैलेंस सेक्शन हैविंग एरिया ऑफ स्टील AST1। AST1 क्या होगा बताओ, AST लिमिटिंग होगा, है कि नहीं। कुछ नहीं होगा, AST लिमिटिंग होगा। क्यों, क्योंकि AST लिमिटिंग ही होगा ना, क्योंकि वो MU लिमिटिंग के लिए डिजाइन कर रहे हैं हम, पहला वाला सेक्शन, है कि नहीं। ठीक है, एंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MU लिमिटिंग। ठीक है, किसकी बात हो रही है, सेक्शन 1 की, इसकी बात हो रही है। ठीक है, टीम 1। ठीक है, ठीक है, और लीवर आर्म क्या होता है वो तो मैंने बता ही दिया था, D माइनस 0.42 XU। ठीक है, ये लीवर आर्म है। कंप्रेशन फोर्स क्या है आपका, टेंशन फोर्स क्या है, सबको पता ही है ये तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सेक्शन 2 कंसिस्ट ऑफ एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। ठीक है, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। ठीक है, एंड एडिशनल एरिया ऑफ स्टील AST2। ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू ASC। करस्पॉन्डिंग टू ASC मतलब जो ASC के साथ पार्टनरशिप में है वो कौन है, AST2। AST2। ठीक है, एंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेक्शन इज MU2। ठीक है, MU2। ठीक है, MU2 है इसका। ठीक है, और MU लिमिटिंग और MU2 का, जब MU लिमिटिंग और MU2 को आप जोड़ दोगे, तो ये दोनों के पार्टनरशिप से क्या बनेगा, आपका एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट जो है, उसको ये दोनों मिलकर झेलेंगे। ठीक है, चलिए फॉर्मूला, अभी फॉर्मूला का क्वेश्चन आएंगे ना तो फिर नींद आना बंद हो जाएगी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो MU इज इक्वल टू, MU मतलब
MU मान लीजिए, BMU मान लीजिए, ठीक है, ये आपका बेंडिंग मोमेंट है बाहर वाला, ठीक है। तो टोटल मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस होगा वो कौन कौन प्रोवाइड करेगा? MU लिमिटिंग जो इस टीम ने प्रोवाइड किया, और MU2 जो इस टीम ने प्रोवाइड किया, ठीक है। इसमें आपका AST1 और कंक्रीट की टीम है, इन दोनों की पार्टनरशिप है यहाँ पर। और दूसरे में एरिया ऑफ स्टील कंप्रेशन एंड एरिया ऑफ स्टील टेंशन 2, इन दोनों की पार्टनरशिप है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, लेट अस कंसीडर अ डबली रीइंफोर्स्ड बीम एज शोन इन फिगर 2। ये है हमारा डबली रीइंफोर्स्ड बीम, ठीक है। आपको ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व तो आता ही है ना, इसमें आपको कोई वो नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका ये तो पता ही है आपका C1 किसके वजह से होता है? कंक्रीट की वजह से। इसका क्या फॉर्मूला होता है? 0.36 B इंटू FCK इंटू XU। एक मिनट यार, क्या कर दिया, हाँ, इंटू XU, ठीक है। और ये कहाँ पर काम करता था? 0.42 XU, है ना, ऊपर से 0.42 XU पे काम करता था, ठीक है। और ये आ गया हमारा C2, ये किसकी वजह से आएगा? आपका एरिया ऑफ स्टील कंप्रेशन, ठीक है, इसकी वजह से आएगा। और इसका फोर्स क्या होगा? मैंने बताया था आपको, इसके अंदर स्ट्रेस इंटू इसके अंदर का एरिया, ठीक है। अब देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो जहां पे आपने कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट तो आपने डाल दी, पर यहाँ पे कंक्रीट का एरिया का लॉस हुआ कि नहीं? कंक्रीट के एरिया का लॉस हुआ कि नहीं? यहाँ पर आपने जो यहाँ पर रीइंफोर्समेंट दे दिया, कंक्रीट तो है नहीं वहां पे, तो कंक्रीट का जो एरिया जो लॉस हुआ है आपका एरिया ऑफ स्टील कंप्रेशन देने की वजह से, तो वो आप कैसे लाएंगे? 0.45 FC के स्ट्रेस होगा, ठीक है, और इंटू ASC, ठीक है। तो ये आपका नुकसान हो रहा है यहाँ, ठीक है, कंप्रेशन फोर्स में आपका। ये तो आ ही रहा है, ये तो स्टील की वजह से आ ही रहा है, स्टील कंप्रेशन जो है उसकी वजह से आ ही रहा है, बट उसमें से आप ये माइनस करेंगे। 0.45 FCK क्या है? आपका स्ट्रेस है ना, 0.446 होता है, 0.45 मान लिया उसको हमने, 0.45 FCK स्ट्रेस है, इंटू जितना आपका एरिया ऑफ स्टील कंप्रेशन है उतना ही तो एरिया ऑफ कंक्रीट का लॉस हुआ है, तो वो इंटू एरिया ऑफ स्टील कंप्रेशन, ठीक है। ये वैसे IS कोड बोलता है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा होता है, ठीक है, ये बहुत छोटा होता है। तो अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप अपने कैलकुलेशन में मत कीजिएगा इसको इंक्लूड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। IS कोड इसको इग्नोर करने को बोलता है, बट वैसे कंसेप्चुअली आपको पता होना चाहिए कि जो एरिया ऑफ स्टील कंप्रेशन है, वो जो कंप्रेशन फोर्स देता है, उसमें से आपको कंक्रीट का वो कंप्रेशन फोर्स माइनस करना पड़ेगा जिसका एरिया एरिया ऑफ स्टील कंप्रेशन ने घेर रखा है, ठीक है। और ये C2 कहाँ पर काम करेगा? डी डैश पे काम करेगा, ठीक है। डी डैश क्या होता था हमारा? जो हमने एरिया ऑफ स्टील कंप्रेशन को जो कवर दिया है ऊपर से, ठीक है। तो इसकी वजह से फिर लीवर आर्म क्या हो जाएगा? ये लीवर आर्म हो जाएगा किस किस के बीच में? ये लीवर आर्म 2 हो जाएगा किस किस के बीच में? एरिया ऑफ स्टील कंप्रेशन एंड एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, इन दोनों के बीच का लीवर आर्म बन जाएगा वो, ठीक है। समझ गए? किसी को कोई डाउट? सर, जिस बीम में हैंगर बार या एंकर बार होते हैं वो भी डबली रिइंफोर्स होते हैं? नहीं वीरेंद्र जायसवाल, देखिए हैंगर बार या एंकर बार जो होते हैं ना, वो सिर्फ आप इसलिए देते हैं क्योंकि हमारा सिरप जो होता है उसको ऊपर जब वो जाता है बीम में, तो लटकने के लिए या फिर एंकर करने के लिए उसको कुछ नहीं होता वहां पे, ठीक है। तो ताकि वो लटका रहे, जैसे आपके अलमारी में आप हैंगर में लटकाते हो कपड़ा ना, तो वो हैंगर किसी चीज पे लटका होता है ना, समझ लीजिए उस हैंगर को सिर्फ समझ लीजिए आप, ठीक है। और वो जो आपका अलमीरा में वो बीम होता है जिसके ऊपर आप हैंगर को लटकाते हैं, उसी को आप मान लीजिए एंकर बार जो ऊपर लगाते हैं, ठीक है। उसमें हमारा कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट देने की जरूरत नहीं होती है, बट हम सिर्फ एंकर बार इसलिए लगाते हैं ताकि सिरप जो है हमारा लटक जाए ऊपर, ठीक है, वो नीचे ना गिरे, सिर्फ इसलिए होता है, ठीक है। उसका कोई भी बेंडिंग में या ASC नहीं होता है वो, ठीक है। बट एरिया स्टील कंप्रेशन जब देना पड़ता है हमें, तब हमें एंकर बार देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ASC दे ही रहे हैं, तो उसी से हमारा जो सिरप है वो लटक जाएगा, एंकर हो जाएगा उसी से, ठीक है। समझ गए? चलिए क्लियर करता हूं मैं, अभी देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ आता है यहाँ पे। चलिए, यहाँ पे बी क्या है? विड्थ ऑफ बीम, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, इफेक्टिव डेप्थ। ये FSC है, स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील, ठीक है, कंप्रेशन स्टील। ये है इफेक्टिव कवर टू कंप्रेशन स्टील। FCC है स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील, ठीक है। इन दोनों को ऑलमोस्ट हम सेम ही मानेंगे क्योंकि बॉन्ड इनमें अच्छा होता है। और एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील, एरिया ऑफ टेंशन स्टील, ठीक है, ये नोटेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे जाके जब फॉर्मूले में हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि कौन सा नोटेशन क्या बोलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग टोटल कंप्रेशन एंड टोटल टेंशन फोर्स, ठीक है। टोटल कंप्रेशन में क्या क्या आएगा? एक तो आपका 0.36 इंटू बी इंटू FCK इंटू XU जो कंक्रीट की वजह से आया है कि नहीं?
ठीक है, प्लस क्या होगा इसमें आपका एरिया, स्ट्रेस एंड कंप्रेशन स्टील इनटू कंप्रेशन स्टील का एरिया, या आपका कंप्रेशन स्टील की वजह से जो कंप्रेशन फोर्स आया, और इससे माइनस क्या होगा, माइनस 0.45 एफसी के इनटू एरिया ऑफ स्टील कंप्रेशन। ये समझ में आया? ये आपका वो कंक्रीट है जो आपका एरिया ऑफ स्टील कंप्रेशन प्रोवाइड करने के चक्कर में खो गया है कि नहीं। तो ये आपके तीन चीजें हैं, ठीक है, 1 2 3। इनकेस आपको 3 समझ में नहीं आ रहा है तो आप इग्नोर कर दीजिएगा, उसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं, बहुत छोटा वैल्यू होता है इसका, ठीक है। तो इन दोनों को तो आपको ध्यान रखना ही है। तो कंप्रेसिव फोर्सेस में हमारे 3 सेगमेंट्स हैं, ठीक है, 2 तो प्लस हो रहे हैं और तीसरा हमारा माइनस हो रहा है, ठीक है। ठीक है, टोटल टेंशन फोर्स में तो कुछ नहीं है, आपका 0.87 एफ वाई इंटू आपका AST1 जो हमने AST लिमिटिंग प्रोवाइड करेंगे, और AST2 जो हम एक्स्ट्रा फील्ड प्रोवाइड करेंगे, MU माइनस MU लिमिटिंग के लिए, ठीक है। ये हमारा AST लिमिटिंग होगा, ठीक है, जो हम किसके लिए प्रोवाइड करेंगे, MU लिमिटिंग के लिए, ठीक है। ये हमारा स्ट्रेस है और ये हमारा एरिया ऑफ स्टील टोटल, ठीक है। चलिए लिखा हुआ भी आएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, बस ओवरव्यू दिया था मैंने, ठीक है। टोटल कंप्रेशन फोर्स C1 प्लस C2, C1 क्या है कंक्रीट की वजह से, C2 क्या है ASC की वजह से, ठीक है। 1 मिनट, हाँ, अब इसको देखिए और बताइए कुछ डाउट है तो। हाँ, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ये दो फोर्सेस मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको, है ना। 1 मिनट, हाँ, ये दो फोर्सेस मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको, ठीक है। ठीक है, ये आपका कंक्रीट की वजह से है, ये आपका एरिया ऑफ स्ट्रीम कंप्रेशन की वजह से है, और ये आपका जो कंक्रीट का एरिया खो गया है एरिया ऑफ स्टील कंप्रेशन देने के कारण, तो उसकी वजह से FCC क्या होगा हमारा 0.45 इंटू FC के, ठीक है, मैंने बताया था आपको, ठीक है। आपको पता ही है ना, ऐसा होता है हमारा स्ट्रेस डायग्राम कंक्रीट का, तो हमारा ये 0.45 FCK होता है ना, तो बस वही था FCC, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। FCC इंटू ASC अकाउंट्स फॉर द लॉस ऑफ कंक्रीट एरिया ऑक्यूपाइड बाय द कंप्रेशन स्टील, ठीक है। इसको हम नेग्लिजिबल होता है, ये बहुत कम होता है, FSC इंटू ASC के कंपैरिजन में FCC इंटू ASC काफी कम होता है, तो इसको इग्नोर कर देते हैं जनरली, ठीक है। तो टोटल कंप्रेशन फोर्स क्या हो गया, 0.36 FCK इंटू B इंटू XU प्लस FSC इंटू ASC माइनस FCC इंटू ASC, ASC कॉमन निकाल लीजिए, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है, जहाँ FCC क्या है हमारा 0.45 इंटू FCK, ठीक है। मैंने गलती से बोल दिया था कि ये और FSC सेम हो गई, मैंने गलती से बोल दिया था, ठीक है ना, आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। FCC आपका एरिया, आपका स्ट्रेस है कंक्रीट में एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट, वो कितना है 0.45 इंटू FC, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए। द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग टोटल कंप्रेशन टेंसिल फोर्स। टेंशन फोर्स देखते हैं क्या क्या है, 0.87 इंटू FY इंटू AST, ठीक है। AST यहाँ पर क्या है, दोनों का सम है, AST1 जो हम MU लिमिटिंग के लिए प्रोवाइड करेंगे, और AST2 जो हम बेंडिंग मोमेंट माइनस MU लिमिटिंग, जो जितना बच गया जिसके लिए हमने MU लिमिटिंग नहीं दिया उसके लिए प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो दो चीजें आ जाएंगी, ठीक है। ये हमारा AST जो है हमारा AST1 और AST2 दोनों का सम है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा कि सर यहाँ पर सिर्फ AST लिखा हुआ है, ठीक है, दोनों का सम है, ठीक है। चलिए, तो ये हम प्रोवाइड करेंगे, तो क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस वाले चीज को हम तो हम इस वाले टर्म को इधर भेज देंगे, और फिर 0.36 FCK इंटू B को नीचे भेज देंगे, तो XU का हमारे पास आ जाएगा ना फॉर्मूला, ठीक है। चलिए, तो 0.87 FY इंटू AST माइनस FSC माइनस FCC इंटू ASC, ठीक है। और यहाँ पे FCC को अगर आप इग्नोर करना चाहे तो उसको भी इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। FCC कितना है मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ, 0.45 इंटू FCK, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सिंस FCC इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू FSC इट कैन बी नेग्लेक्टेड, तो 0.87 FY इंटू AST माइनस FSC इंटू ASC अपॉन 0.36 इंटू B इंटू FCK, तो ये हमारा डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। ये आपका एक्स्ट्रा टर्म आया है, इसको डबली रीइंफोर्स होने की वजह से, ठीक है। चलिए, किसी को डाउट?
अभी तक किसी को डाउट है? ये पहला फॉर्मूला हमने पढ़ लिया आज, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे मोमेंट रेसिस्टेंस, ठीक है। मोमेंट रेसिस्टेंस क्या क्या होगा, देखिए। सिंगली रीइंफोर्स्ड में क्या होता था हमारा, सिंगली रीइंफोर्स्ड में 0.36 इंटू बी इंटू एफ सी के इंटू एक्स यू इंटू लीवर आर्म डी माइनस 0.42 एक्स यू। ये तो अभी भी वैसा का वैसा ही रहेगा, है ना। ये पहले टीम ने इतना मोमेंट रेसिस्टेंस दे दिया हमें, ठीक है। बस इसमें क्या हो जाएगा, एक्स यू क्या बन जाएगा हमारा, एक्स यू लिमिटिंग, क्योंकि हम एम यू लिमिटिंग तक डिजाइन करेंगे इसको, ठीक है। और इसके बाद एक एक्स्ट्रा मोमेंट रेजिस्टेंस है किसके वजह से, कंप्रेशन स्टील की वजह से। तो उसका फोर्स कितना है, एफ एस सी इंटू ए एस सी, और लीवर आर्म मैंने बताया था कितना होता है, डी माइनस डी डैश, ठीक है। ये हमारा होता है लीवर आर्म 1 और ये हमारा लीवर आर्म 2। समझ गए कि नहीं, समझ गए कि नहीं। ये मैंने कंप्रेशन के साइड से बोला है, ठीक है। ये होगा, समझ गए कि नहीं। और दूसरा क्या होगा कि अगर हमको स्टील के साइड से चाहिए तो क्या होगा, पहले तो बताइए आपको 0.8587 इंटू एफ वाई इंटू ए एस टी वन, ठीक है, इंटू डी माइनस 0.42 इंटू एक्स यू, ये होता था हमारा। और ये क्या होगा हमारा, एक्स यू लिमिटिंग, ठीक है। तो ये हमारा टीम 1 की वजह से स्टील के साइड से जो मोमेंट रेजिस्टेंस आया है वो है, ठीक है। और ये ए एस टी वन क्या होगा, ए एस टी लिमिटिंग, है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि हम एम यू लिमिटिंग के लिए डिजाइन करेंगे। और प्लस दूसरा क्या होगा, टीम 2 की वजह से क्या आएगा, 0.87 एफ आई, उसमें भी इतना ही स्ट्रेस होगा, ठीक है। तो हमारा ए एस टी टू है, उसमें भी 0.87 टू एफ आई होगा इंटू ए एस टी टू, ठीक है। और इसमें लीवर आर्म क्या होगा, जल्दी बताइए, डी माइनस डी डैश, ठीक है। ये किसके साथ काम कर रहा है, कंक्रीट के साथ, ठीक है। और ये किसके साथ काम कर रहा है, एरिया ऑफ स्टील कंप्रेशन के साथ, ठीक है। ये हमारा लीवर आर्म 2 है, ठीक है। तो ये स्टील के साइड से मोमेंट रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। मोटा मोटा बताया मैंने आपको, भी लिखा हुआ भी आएगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। चलिए समझ गए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए ये सर्च डायग्राम था हमारा, ठीक है। C1 क्या है, C2 क्या है, C1 क्या है कंक्रीट की वजह से, C2 क्या है एरिया ऑफ स्टील कंप्रेशन की वजह से, ठीक है। ये समझ में आ ही गया, आपको समझा दिया है मैंने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एमयू लिमिटिंग क्या होगा, पहला तो एमयू लिमिटिंग होगा, टीम 1 जो है हमारा, टीम 1 क्या है, टीम 1 है हमारा C1 एंड AST1, ठीक है। इसका है टीम 1, तो टीम 1 हमें ये वाला मोमेंट रेजिस्टेंस देगा, कौन सा देगा, एमयू लिमिटिंग, ठीक है। 0.36 बी इंटू एफ सी के इंटू एक्स यू इंटू डी माइनस 0.42 एक्स यू। इसमें एक्स यू क्या है, एक्स यू लिमिटिंग, ठीक है। एक्स यू क्या है हमारा, एक्स यू लिमिटिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद एडिशनल मोमेंट रेजिस्टेंस MU2 जो आएगा वो कैसे आएगा आपका, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको लीवर आर्म डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। इसमें C2 और T2, ठीक है, AST2 और ASC, इन दोनों के पार्टनरशिप से बनेगा हमारा टीम 2। और टीम 2 किसके लिए कौन सा मोमेंट रेजिस्टेंस देगा, MU2, ठीक है, ठीक है। और क्या फॉर्मूले हैं इसके, समझ लेते हैं अभी, ठीक है। C2 इंटू लीवर आर्म, तो FSC इंटू ASC माइनस FCC इंटू ASC। ये क्या था, कंक्रीट का वो वाला एरिया जो ASC में खो गया। इसको आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा होता है, ठीक है। और लीवर आर्म क्या होगा, डी माइनस डी डैश, समझ में आ गया। तो लीवर आर्म 2 का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको ना, ठीक है, समझ में आ गया ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो MU2 क्या हो जाएगा, FSC माइनस FCC इंटू ASC इंटू लीवर आर्म D माइनस D डैश, ठीक है। FSC इंटू ASC इज ड्यू टू द लॉस ऑफ एरिया ऑफ कंक्रीट एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट। FCC क्या होता है मैंने बता ही दिया था आपको, 0.45 इंटू FCK। अगर किसी को लगे कि बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना है तो उसमें आप FCC इज इक्वल टू 0.45 FCK आप यूज करेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही, C1 तो वही रहेगा ना, C2 है जो हमारा एरिया ऑफ स्टील कंप्रेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। बुक में आप देख लीजिए, चैप्टर नंबर 6 पे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये होगा 133 134 पे हैं हमें भी अब लोग, ठीक है, ठीक है। चलिए अब हमारे पास एक क्वेश्चन रह गया है कि एफएससी की वैल्यू कैसे आएगी, ठीक है। समझ सब लोग गए हैं, हम लोग एएससी समझ गए हैं, डी डैश डी ये सब गिवन रहेगा क्वेश्चन में। अब एफएससी कैसे आएगा वो, तो एफएससी जो है ना हमारा,
एफएससी डिपेंड करता है कि आपका कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट में स्ट्रेन कितना है, ठीक है। और वो स्ट्रेन किस पे डिपेंड करेगा कि आपका कितना नीचे है वो, ठीक है, ऊपर से कितना नीचे है हमारा एरिया ऑफ स्टील कंप्रेशन। तो डी डैश बाई डी ये हमारा एक रेशियो होगा, इस रेशियो के हिसाब से आपके एफएससी के वैल्यूज होते हैं, ठीक है। तो वो टेबल अभी आपके सामने आएगा, वो टेबल आपके SP16 से है, मैंने बताया था पहले भी, हमने SP16 एक बार यूज किया था। तो चिंता मत कीजिए, SP16 में से अलाउड नहीं है आपको, पर आपको वो टेबल क्वेश्चन में गिवन रहेगा। तो आपको पहले डी डैश बाई डी का रेशियो निकालना है, जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, डी डैश और डी उसका रेशियो निकालना है, उसके हिसाब से आपको एफएससी निकालनी है। फिर वह एफएससी को इस फॉर्मूले में पुट करना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है और मार्क्स लेने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वो टेबल देख लेते हैं, उसके बाद इस क्लास को एंड करेंगे। सेशन 2 का लिंक भेज दूंगा मैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। इफ लॉस ऑफ कंक्रीट एरिया इज नेग्लेक्टेड तो क्या हो जाएगा, 0.36 इंटू बी इंटू एफ सी के इंटू एक्स यू इंटू डी माइनस 0.42 एक्स यू प्लस एफ एस सी इंटू ए एस सी इंटू डी माइनस डी डैश, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो ये है हमारा, समझ गए, डायग्राम समझ गए सब लोग ना। ये हमारा एमयू लिमिटिंग देगा, ये वाली चीज हमें एमयू लिमिटिंग देगी, और ये हमें MU2 देगा। MU2 और एमयू लिमिटिंग दोनों मिक्स करके, इन दोनों का, दोनों टीम्स का जो पार्टनरशिप है, उसकी वजह से हमारा बाहर का जो बेंडिंग मोमेंट है जो एमयू लिमिटिंग से ज्यादा है, उसको हम फेस करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The value FSC depends upon the amount of strain in compression steel which is obtained from the strain diagram and D dash value, ठीक है, ठीक है। डी डैश वैल्यू वही है जो अपना आपने कवर दिया है, ठीक है। तो आप या तो इससे निकालिए, ठीक है, ठीक है, ये वाला देखिए ट्राइंग आपका। चलिए मैं एक काम करता हूँ, सेशन 2 लगाता हूँ अभी, ठीक है, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा इसमें, 1 ही मिनट बाकी है हमारे पास। सेशन 2 का लिंक फटाफट भेजता हूँ, फटाफट ज्वाइन कीजिए, ठीक है। चलिए अभी अभी नींद चली जाएगी सबकी, ठीक है ना, फॉर्मुलेज वगैरह आप डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। चलिए सेशन 2 का भेज रहा हूँ मैं आपको लिंक, ओके, बताओ। चलिए ठीक है, फिर शुरू करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो देखिए अब आपको क्या करना है, आपको ये फॉर्मूला समझना है, ठीक है। दो तरीके हैं एफएससी निकालने के, एक तो आपका एरिया ऑफ स्टील कंप्रेशन में जो आपका स्ट्रेन है उसके वजह से, या फिर डी डैश बाई डी के रेशियो से, ठीक है। ये ज्यादा इजी है, ये बात बहुत लंबा तरीका है, ठीक है। क्या तरीका फिर भी समझ ले दोनों को, ठीक है। तो ईएससी कैसे निकालेंगे, देखिए ये आपका बीम है, समझ लीजिए ये आपका बीम है, ठीक है। यहाँ पे आपका, यहाँ हमने प्रोवाइड कर दिया कंप्रेशन वाला रीइंफोर्समेंट, ठीक है, एएससी, ठीक है, ये आपका है एएससी, ठीक है। इसके सेंट्रॉइड तक हमारा कवर कितना है, डी डैश का, कितना है, डी डैश का, ठीक है। और समझ लीजिए ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है। तो न्यूट्रल एक्सिस तक का डेप्थ कितना होता है, एक्स यू, सबको पता ही है ये, ठीक है। अब देखिए, अब मैं बनाऊंगा स्ट्रेन डायग्राम, सबको याद होना चाहिए वैसे स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है। स्ट्रेन डायग्राम क्या होता था, ऐसा होता था स्ट्रेन डायग्राम, है कि नहीं। यहाँ पर क्या होता था, स्ट्रेन इन स्टील वो कितना होता था, 0.87 FY अपॉन ES प्लस 0.002, ठीक है। और कंक्रीट के लेवल पे कितना होता था, टॉप पे 0.0035, ठीक है, 0.0035। अब ये 0.0035 जो स्ट्रेन है कंक्रीट में वो कहाँ पर है, मैंने ये भी बताया था कि स्ट्रेन इन कंक्रीट एंड स्ट्रेन इन स्टील ये दोनों सेम होगा बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है। तो ये कहाँ पर है इतना स्ट्रेन, पॉइंट एक्स यू डेप्थ पे है इतना स्ट्रेन, न्यूट्रल एक्सिस से जब एक्स यू ऊपर जाओगे तो इतना स्ट्रेन आएगा। तो आपका फिर एरिया ऑफ स्ट्रेन कंप्रेशन में कितना स्ट्रेन आएगा, ये वाला स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेन इन एरिया ऑफ स्टील कंप्रेशन, एएससी में जो स्ट्रेन होगा आपका, ठीक है। ये कैसे आ जाएगा, सिमिलर ट्राइंगल के अप्रोच से, है कि नहीं, 0.0035, ठीक है, अपॉन एक्स यू इज इक्वल टू ESC, हमें निकालना है ये चीज, ठीक है, अपॉन एक्स यू माइनस डी डैश, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं ये वाली चीज, सिमिलर ट्राइंगल के अप्रोच से हमने फॉर्मूला निकाल लिया, तो यहाँ से हमारा ESC आ जाएगा कि नहीं, ESC आ जाएगा, ठीक है। और फिर आपको पता है आपका IS कोड में फिगर 23, उसका पेज नंबर में तो मेरे को याद नहीं है, एक बार देख लेना, जिसमें आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दिया हुआ है स्टील का, है कि नहीं। तो आप उससे निकाल सकते हो, ठीक है, उसमें आपको स्ट्रेन पता होगा, ठीक है। तो स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग जो आपका स्ट्रेस होगा वो आप निकाल सकते हैं, है कि नहीं। ये वाला तरीका समझ में आया, ये वाला तरीका थोड़ा लंबा है बट कॉन्सेप्चुअली आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप डी डैश बाई डी वाले फॉर्मूले के तरीके से करेंगे ज्यादा आसान होगा। बाकी ये वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको बस, ठीक है, ठीक है, समझ में आया नहीं ये वाला कॉन्सेप्ट।
ये पहला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ठीक है, वैसे बता दूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल स्ट्रेन डायग्राम से आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो ईएससी आ गया आपका, ये ईएससी की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए अब करस्पॉन्डिंग टू दिस ईएससी, ईएससी क्या है हमारा, स्ट्रेन इन कंप्रेशन स्टील। द वैल्यू ऑफ एफएससी इन कंप्रेशन स्टील कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ द गिवन टाइप ऑफ स्टील। फिगर 23 पेज 70, देखिए मैंने लिख रखा है आपके लिए यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए फिगर 23 जो है, आप अपना आईएस कोड में खोल के बैठिए, उसमें देखिए आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो कोल्ड वर्क डिफॉर्म बार्स के लिए है, वो किसके लिए यूज होगा, Fe415 के लिए। ठीक है, तो और नीचे वाला क्या है, माइल्ड स्टील के लिए है कि नहीं, क्योंकि इसमें डेफिनेट यील्ड पॉइंट है, तो वो आपका माइल्ड स्टील के लिए है। ठीक है, तो ऊपर देखिए आपका फिगर 23A जो है, एक काम करता हूँ मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन को ना, ताकि चल ठीक है, आपको वैसे भी आईएस कोड तो होगा ही आपके पास। ठीक है, तो उसमें देखिए डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेस दिया हुआ है। ठीक है, तो जो भी आपका स्ट्रेन आएगा उससे आपके देखिए लाइंस बने हुए हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रेस आएगा वो आप यूज कर सकते हैं एफएससी के लिए। ठीक है, बाकी ये थोड़ा लंबा तरीका है, नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, हम एक सिंपल तरीका समझेंगे अभी। ठीक है, चलिए, और फ्रॉम दी फॉलोइंग टेबल, ये आपकी फॉलोइंग टेबल है। ठीक है, तो आपको डी डैश गिवन रहेगा, क्वेश्चन में डी भी गिवन रहेगा, इनका आप रेशियो निकालेंगे और उस रेशियो के हिसाब से और ग्रेड ऑफ स्टील के हिसाब से आपका ये एफएससी की वैल्यू दी हुई है, ये आपकी एफएससी की वैल्यूज है। ठीक है, किसकी वैल्यूज है, एफएससी की वैल्यूज। ठीक है, एफएससी की वैल्यूज है। किसी को डाउट है तो टेबल एफ आपका पेज 13 SP16 का पीडीएफ डाउनलोड कर लेना नेट से, उसमें देख लेना समझने के लिए। वैसे SP16 अलाउड नहीं है, आपको ये टेबल गिवन रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन रहेगा एग्जाम में, चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इनकेस अगर आपका 0.005 0.05 और 0.1 के बीच में आया डी डैश बाई डी, ठीक है, तो आप 0.1 वाला यूज करेंगे। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में आया तो आप 0.1 वाला यूज करेंगे वैल्यू। अगर 0.1 और 0.15 के बीच का आया तो आप 0.15 का यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये इजियर तरीका है। ठीक है, आपको सीधा डी डैश बाई डी का वैल्यू निकालना है, इसमें लिखा भी आएगा। द टेबल क्लियरली शोज, देखिए एफई, देखिए आपका इसके लिए तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बट Fe250 के लिए जो माइल्ड स्टील होता है उसके लिए देखिए आपका एफएससी हमेशा 217 ही है। ठीक है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, 217 ही रहता है वो कांस्टेंट। ठीक है, बट 415 के लिए 500 के लिए आपको डी डैश बाई डी का फॉर्मूला, आपको रेशियो निकालना है केयरफुली, और देखना है किस रेंज में फॉल करता है वो। उस रेंज में जो हायर वैल्यू होगा उसका आपको वैल्यू इस यहाँ से लेनी है, और यही वैल्यू आपको एफएससी देगा। ठीक है, समझ में आया ये वाला तरीका, किसी को डाउट तो नहीं है कैसे निकालना है एफएससी की वैल्यू। ठीक है, चलिए, ठीक है, नोट दैट फॉर इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ डी डैश बाई डी, इंटरमीडिएट मतलब अगर 0.05 और 0.1 के बीच में आया कोई वैल्यू, द नेक्स्ट हायर वैल्यू में बी यूज फॉर फाइंडिंग एफएससी। मतलब अगर 0.05 और 0.1 के बीच में आया तो इसमें हायर वैल्यू कौन सा है, 0.1, तो 0.1 के लिए जो वैल्यू है एफएससी का वो आप यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग मोमेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, सबसे पहले आपको विड्थ गिवन रहेगी, डी गिवन रहेगी, एएससी गिवन रहेगा, एएससी गिवन रहेगा। ठीक है, तो पहले क्या करना है, आपको न्यूट्रल एक्सिस निकालना। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो इसको कंपेयर करना है कि वो एक्सट्रीम लिमिटिंग से बड़ा है या छोटा है। ठीक है, फिर उसके हिसाब से आपको अंडर इनफोर्स्ड या ओवर इनफोर्स्ड का फॉर्मुला यूज करना है, वो क्या फॉर्मुला भी देखते हैं। ठीक है, चलिए ये करता हूँ मैं। ठीक है, टाइप ऑफ स्टील ग्रेड ऑफ कंक्रीट ये भी गिवन रहेगा, डी डैश भी गिवन रहेगा। ठीक है, ठीक है, डैश भी गिवन रहेगा आपको। ठीक है, बता दूंगा पृथ्वीराज, आगे जाके फिर से आएगा वो टेबल। ठीक है, तब बता दूंगा आपको। चलिए, प्रोसीजर ये है आपका, फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ गिवन ग्रेड ऑफ स्टील एंड डी डैश बाई डी रेशियो डिटरमिन एफएससी फ्रॉम टेबल। ठीक है, जो प्रीवियस स्लाइड टेबल था उससे आपका डी डैश बाई डी का रेशियो निकालिए, उसके हिसाब से आपका एफएससी का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चलिए, डिटरमिन डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ये तो पता ही है आपको कैसे निकालते हैं, 0.85 इंटू एफ वाई अपॉन ए एस जी डिवाइडेड बाई 0.36 बी इंटू एफ सी के। ये था आपका किसमें, सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में, है कि नहीं। तो इसमें एक्स्ट्रा ये आ जाता है माइनस वाला एफ एस सी इंटू ए एस सी। ठीक है, ये आपका एक्स्ट्रा आता है डबली रीइंफोर्स्ड में। ठीक है, तो इससे आप एक्स निकालेंगे। पहले आपने डी डैश बाई डी का रेशियो निकाला, उससे आपने टेबल के थ्रू एफ एस सी निकाला। ठीक है, उस ठीक है, दो चीजें आ गई हमारे पास, उसके बाद हम एक्स निकालेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटरमिन एक्स यू मैक्स। ठीक है, एक्स यू मैक्स क्या होता है आपको पता ही है, 0.53 डी होता है, माई स्टील के लिए 0.48 डी होता है आपका, ये वाले वही रहेंगे। ठीक है, वही चीजें रहेंगी, इसमें कोई फेरबदल नहीं है। ठीक है ना, सिंगल इनपुट में यूज करते हैं ना एक्सट्रीम लिमिटिंग का फॉर्मूला,
वही वाला रहेगा, ठीक है। और 0.44D रहेगा FE500 के लिए, ठीक है। तो ये निकालेंगे और इसको कंपेयर करेंगे XU से, जो प्रीवियस स्लाइड में हमारा XU आया है उससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि वो अंडर इन्फोर्स्ड है, ओवर इन्फोर्स्ड है, ठीक है। चलिए, द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सेक्शन इज कैलकुलेटेड एज, ठीक है, 0.36 B into FCK into XU into D minus 0.42 XU plus FSC minus FCC into ASC into D minus D dash। ये समझ में आ गया। अब देखिए, जो हमारा XU आएगा फॉर्मूले से, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। बट इन केस वो जो XU है वो ग्रेटर देन XU लिमिटिंग हुआ, अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे हम, बताओ। तो क्या करेंगे हम, XU लिमिटिंग को यहाँ पे यूज करेंगे। जो हम पिछले बार करते थे, पिछले बार भी यही करते थे, जब हम मोमेंट और रेजिस्टेंस निकालते थे यही तो करते थे, हम एक्सयू निकालते थे, एक्सयू को हम एक्सयू लिमिटिंग से कंपेयर करते थे। अगर वो एक्सयू लिमिटिंग से ज्यादा हुआ तो क्या करते थे, कंक्रीट के साइड से निकालते थे और एक्सयू जब क्या पुट करते थे, एक्सयू लिमिटिंग। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिपीट हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, ये तो सिंगल इनफोर्स का पार्ट ही तो है ये वाला, तो इसमें वही वाला रूल फॉलो होगा, ठीक है। एक्सयू निकालेंगे, एक्सयू मैक्स या एक्सयू लिमिटिंग जो भी है वो उससे कंपेयर करेंगे। अगर वो एक्सयू मैक्स से कम आया तो वो वाला एक्सयू आप यहाँ पे यूज करेंगे, और अगर एक्सयू मैक्स से ज्यादा आया तो एक्सयू का क्या यूज करेंगे आप, एक्सयू मैक्स यूज करेंगे, ठीक है। वही लिखा हुआ आएगा अब यहाँ पे, ठीक है। चलिए, ठीक है। नेगलेक्टिंग एफएससी, अगर हमने सॉरी, नेगलेक्टिंग एफसीसी। एफसीसी क्या है, स्ट्रेस इन कंक्रीट है ना, बहुत स्मॉल होता है, मैंने बताया था। तो वो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 0.36 B इंटू एक्सयू इंटू एफ सी के इंटू डी माइनस 0.42 एक्सयू। ये तो सिंगल रीइंफोर्स वाला पार्ट हो गया, प्लस जो आपका एरिया ऑफ स्टील कंप्रेशन है उसका पार्ट क्या होगा, एफ एस सी इंटू ए एस सी इंटू उसका लीवर आर्म क्या है उसका, डी माइनस डी डैश, ठीक है। चलिए, आपके कंक्रीट के, आपके कंप्रेशन के साइड से है माउंट रेजिस्टेंस, ठीक है ना। चलिए, आगे बढ़ते हैं। इफ XU is less than XU max under info section है, MU is calculated by above equation, but if XU is greater than XU max over info section है, तो MU is calculated by using XU is equal to XU max। आपको पता ही है, लिमिट स्टेट में यही डिफरेंस था, लिमिट स्टेट WSM में यही डिफरेंस था कि लिमिट स्टेट में अगर आपका XU लिमिटिंग से ज्यादा है तो आपको XU को XU लिमिटिंग से ज्यादा का वैल्यू पुट ही नहीं करना, आपको XU लिमिटिंग से ही मूवमेंट और रेजिस्टेंस निकालना है इसका, ठीक है। समझ गए। चलिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल देख लेंगे आज हम, ठीक है, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। चलिए, देखिए क्या क्या गिवन है, ध्यान से समझना। फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, हमें एमयू निकालना है, ठीक है। इसको अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये हमारा बी गिवन है, ये हमारा डी गिवन है, ठीक है। द बीम इज रीइंफोर्स्ड विद 425 mm डायमीटर बार इन द टेंशन जोन, ठीक है। ये हमारा AST गिवन है, ठीक है। AST1 AST2 दोनों का कॉम्बिनेशन ही है ये, ठीक है। और 2 into 20 mm बार आर प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 50 mm फ्रॉम द टॉप इन द कंप्रेसिव जोन। कंप्रेसिव जोन है तो ASC हो गया, और कहाँ पे प्रोवाइडेड है, 50 mm फ्रॉम द टॉप, तो ये क्या हो गया, डी डैश, ठीक है। तो हमारा डी डैश भी मिल गया हमें, डी भी मिल गया हमें, ठीक है। तो डी डैश बाई डी का रेशियो निकाल लेंगे आप, ठीक है। उससे क्या आ जाएगा आपका FSC, ठीक है। यूज M20 कॉन्क्रीट एंड Fe415 स्टील, ठीक है। तो पहले फिर XU निकाल लेंगे, XU किससे निकालेंगे आप, फॉर्मूला बताइए आपको, 0.87 FY, ठीक है, इंटू AST, ठीक है, माइनस FSC इंटू AST। FSC कैसे निकालेंगे आप, इस वाले रेशियो से FSC निकालेंगे टेबल यूज करके, डिवाइडेड बाई 0.36 B इंटू FCK इंटू XU, ठीक है। FCK इंटू XU नहीं होगा, सॉरी, XU भी यहाँ पर आगे निकालेंगे क्या, ठीक है, ठीक है, इंटू FCK, ठीक है। इससे आपका XU निकल आएगा, फिर XU का XU मैक्स से कंपेयर करेंगे, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। मोटा मोटा बता दिया आपको क्या लिखा हुआ आ रहा है, देखते हैं। ये गिवन है, ठीक है, गिवन तो सबको समझ में आ गया है। एरिया कैसे निकालते हैं स्टील का सबको पता ही है अब तो, ठीक है। हम लोग सिंगली रीइंफोर्स भी कर चुके हैं, सबको पता ही है एरिया कैसे निकालना है, ठीक है, ठीक है। बाकी यार ये देखो, पिछले क्लास में 42 थे, इसमें 33 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो जो भी नहीं आ पाए उनको बोल देना यार, न्यूमेरिकल डिस्कस हो रहा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूमेरिकल नहीं देखोगे तो फिर थ्योरी पढ़ने का क्या फायदा, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डी डैश बाई डी 0.11 आया है, ठीक है, 0.11। तो 0.11 किसके बीच में है, 0.1 और 0.15 के बीच में है, तो कौन सा वैल्यू लेंगे हम, 0.15 वाला वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो 0.15 और Fe415 है, तो 0.15 यहाँ से आ गया और Fe415 यहाँ से आ गया, ठीक है। तो इन दोनों करस्पॉन्डिंग FSC वैल्यू क्या आ गई हमारी, 342,
ये आ गई हमारी एफएससी की वैल्यू। ठीक है, तो पहला गोल हो गया हमारा, एफएससी निकल गया हमारा। पहले डी डैश बाई डी निकालो, उसके हिसाब से इस टेबल में जाओ। ये टेबल गिवन रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है, चिंता मत करना, क्वेश्चन में गिवन रहेगा ये क्वेश्चन। तो इस रेशियो और ग्रेड ऑफ स्टील करस्पॉन्डिंग आपका एफएससी का वैल्यू आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एफएससी आ गया 342। ठीक है, एफएससी आ गया, अब क्या करना है, सीधा एक्सयू निकालना है। ठीक है, एफ न्यूट्रल एक्सिस, फॉर्मूला पता है सबको। ठीक है, एएसटी एएससी कैसे आया था पता है सबको, है ना, गिवन ही है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये हमारा एक्सयू का फॉर्मूला आ गया। नहीं नहीं नहीं, इंटरप्रिटेशन जरूरत नहीं है मनदीप सिंह, ठीक है, क्योंकि यार वो जो फॉर्मूला, वो जो टेबल है ना, वो आपका काफी कॉम्प्लेक्स टेस्ट का रिजल्ट है वो, ठीक है, कोई लीनियर ग्राफ नहीं है उसमें, तो इसलिए हम इंटरपोलेशन नहीं कर सकते। ठीक है ना, आप देखोगे वो लीनियरली कम या ज्यादा नहीं हो रहा है, देखिए देखिए, 0.05 से 0.1 में गए तो 2 कम हुआ, बट 0.1 से 0.15 में गए तो 9 कम हो गया, और 0.15 से 0.2 में गए तो 13 कम हो गया। हमें पता नहीं है कितना कम हो रहा है, जितना वो घट रहा है उस घटने का जो रेट है वो लीनियर नहीं है, तो इसलिए इंटरपोलेशन नहीं कर सकते हम। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो डेल्टा न्यूट्रल एक्सेस आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, एक्सयू लिमिटिंग। ठीक है, एक्सयू लिमिटिंग का तो वही फॉर्मूला है जो हमारा होता था, क्या होता है, 0.48 इंटू डी, तो 0.48, ठीक है, इंटू इफेक्टिव डेप्थ कितना है हमारा, कितना है यार, 450। ठीक है, देखिए कितना आएगा, कैलकुलेटर निकालिए निकालिए इसको, तो ये आपका आएगा 216। अब देखिए, अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, चैट पे सब आंसर कीजिएगा, तभी समझ में आएगा मेरे को कि आज की मैंने सफल हुई कि नहीं। देखिए, अब बताइए, मोमेंट और रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले में कौन सा वैल्यू यूज करेंगे, एक्सयू का कि एक्सयू लिमिटिंग का, कौन सा यूज करेंगे बताइए। ये है वैल्यू नंबर 2, ये है वैल्यू नंबर 1। अब बताइए, एक्सयू इज ग्रेटर देन एक्सयू लिमिटिंग वाला केस आ गया है, तो बताइए कौन सा वैल्यू यूज करेंगे एमयू वाले फॉर्मूले में, जल्दी बताइए, मैं आगे नहीं बढ़ रहा। वैल्यू नंबर 1 की वैल्यू नंबर 2, फटाफट बताइए, कम से कम 2-3 बंदे बता दो यार, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि आज की क्लास सफल हुई है। बताओ कौन सा वैल्यू यूज करेंगे एमयू वाले फॉर्मूले में, 1 या 2, और बताइए। नहीं नहीं संध्या मातो, 228 नहीं यूज करेंगे। प्रिंस राज सही है, विशाल सही है, अनुज शर्मा 118, तो कोई वैल्यू आई नहीं है यहाँ पे। ठीक है, पर अगर 228 बोल रहे हो तो गलत है वो, ठीक है ना, एक्सयू लिमिटिंग यूज करेंगे। नहीं 1 वाली नहीं राहुल, 2 वाली यूज करेंगे ना, क्योंकि एक्सयू ग्रेटर देन एक्सयू लिमिटिंग हो गया ना, तो ओवर इन्फोर्स बन गया ये, तो एक्सयू लिमिटिंग वाला वैल्यू यूज करेंगे ना हम लोग। एलएसएम में एक्सयू लिमिटिंग से ज्यादा वैल्यू यूज करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ठीक है ना, नहीं 1 वाली नहीं, 1, अनुज शर्मा 188.5 भी नहीं यार, 216 ये यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे। समझ में आया कि नहीं सबको। सिग्नली रिइंफोर्स्ड का ही कॉन्सेप्ट है। एक्सयू अगर एक्सयू लिमिटिंग से ज्यादा आता था तो क्या करते थे हम लोग, एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू तो यूज करते थे। ठीक है ना, गॉट इट ना, सबका हो गया ना, गॉट इट, किसी किसी का और क्लियर तो नहीं हो गया, कोई दिमाग के ऊपर चला गया हो ये चीज। ठीक है, ठीक है ना, उसके बाद तो क्या, उसके बाद तो फॉर्मूला है सीधा, फॉर्मूला सबको आता ही है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, 0.36 बी इंटू, देखो ओवर लिमिट, ओवर इन्फोर्स बीम हो गया ना ये, मतलब आपका जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो ओवर इन्फोर्स हो गया। ठीक है, तो इसलिए हम किसके साइड से निकालें, कंक्रीट के साइड से। वैसे भी डब्ल्यू रीइंफोर्समेंट जनरली हम मूवमेंट और रेजिस्टेंस कंक्रीट के साइड से निकालते हैं, 0.36 बी इंटू एफ सी के इंटू एक्स यू लिमिटिंग, ठीक है, इंटू डी माइनस 0.42 इंटू एक्स यू लिमिटिंग। ठीक है, और दूसरा पार्ट क्या होगा, एफ एस सी इंटू ए एस सी इंटू डी माइनस डी डैश। ठीक है, एफ एस सी आ गया था हमारा, ठीक है, डी गिवन था, डी डैश गिवन था, ए एस सी भी गिवन था, इससे आ जाएगा। ठीक है, चलिए, x2 greater than x2 max, hence section over reinforced, so x2 is equal to x2 max will be used to find moment resistance। ठीक है, चलिए, समझ में आ गया, आ गया फाइनल आंसर हमारा। तो ये वो वाला टाइप है जहाँ जहाँ पे हमारा एक्स जो है वो एक्स लिमिटिंग से ज्यादा आया है। ठीक है, इसके बाद बस इससे एक इजियर क्वेश्चन कर लेंगे, छोटा सा क्वेश्चन, जिसमें हमारा एक्स जो है एक्स लिमिटिंग से कम आएगा। ठीक है, तो उसमें फिर हम एक्स की वैल्यू यूज कर लेंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, ये वाला क्वेश्चन ना, समझ में आ गया नहीं ये वाला क्वेश्चन, चलिए
देखिए प्रिंस राज, IS कुर्की कॉलेज का पेज नंबर जब हमारा खत्म हो जाएगा सब चैप्टर ना, तो हम लोग पूरा रिवाइज कर लेंगे। आप अभी इतना कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। आप देखिए, जो भी मैंने आपको क्लॉज पढ़ाए हैं अभी तक, सब में मैंने पेज नंबर अच्छे से दिए हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ी जल्दी है उस पेज नंबर्स की, तो आप जितने भी आज तक मैंने क्लासेस कराए हैं सबकी PDF देखिए। उसमें जो भी मैंने क्लॉज पढ़ाए हैं उस हर क्लॉज में मैंने पेज नंबर मेंशन किया है, ठीक है। और बार बार मैं बोल रहा था कि जब भी पेज नंबर बोल रहा हूँ आपको, तो आप मार्क करते रहिए, ठीक है। तो आप उन PDF को देखिए, उस PDF में देखिए पेज नंबर क्या लिख रखा है मैंने क्लॉज का, उस पेज नंबर को नोट डाउन कीजिए, ठीक है। जब हम लोग सब कुछ खत्म कर लेंगे RCC में, तो मैं एक रिविजन क्लास में सारे आपको इंपॉर्टेंट क्लॉजेस उसका पेज नंबर का टेबल बना के प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए, बस एक छोटा सा क्वेश्चन और है, ठीक है। बस एक पेज का है वो क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, कुछ नहीं है बस इसमें। डिटरमिन मोमेंट रेजिस्टेंस ऑफ द बीम, बी गिवन है, डी गिवन है, डी डैश गिवन है, ठीक है। टेंशन रीइंफोर्समेंट ये है, कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट ये है, एंड 15 है, 4.5 स्टील है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, डी डैश बाई डी का फॉर्म रेशियो, उससे क्या निकालेंगे, FSC, ठीक है। उसके बाद निकालेंगे हम XU, उसको कंपेयर करेंगे XU मैक्स से, ठीक है। और फिर अगर XU मैक्स से कम हुआ तो XU यूज कर लेंगे, XU मैक्स से ज्यादा हुआ तो XU मैक्स को यूज करेंगे, क्या निकालने के लिए, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए, ठीक है, आ गया, डी आ गया, AST डी डैश सब कुछ ये तो पता है कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए, डी डैश बाई डी आपका आया 0.005, और Fe415 क्या है, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, ग्रेड ऑफ स्टील, ठीक है। ये टेबल आ गई, देखिए क्या आ रही है वैल्यू, क्या आ रही है वैल्यू बताओ, क्या आ रही है, बताओ चार पे जल्दी, क्या क्या आ रही है वैल्यू बताओ। डी डैश बाई डी 0.05 है, और ग्रेड ऑफ स्टील है 415। तो बताओ FSC की वैल्यू क्या आ गई, जल्दी बताओ। तीन चार बंदे बताएंगे तो समझ में आ जाएगा कि सबको समझ में आ गया। चलो, टेबल सबको समझ में आ गई, 355, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, ठीक है। 335 नहीं, 55, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। FSC आ गया 355, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। FSC आ गया, इसके बाद क्या करना है हमें, क्या करना है बताओ, इसके बाद करना है हमें XU, XU निकालना है, ठीक है। चलिए, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस XU, फॉर्मूला सबको पता है, ठीक है। XU आ गया 182.15, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, XU लिमिटिंग। अब मुझे जल्दी से XU लिमिटिंग की वैल्यू निकाल के बताओ फटाफट, क्या होगी बताओ। 0.4 इंटू डी, कैलकुलेटर में निकाल के बताओ क्या आएगी, 0.4 इंटू डी, बताओ जल्दी बताओ। XU लिमिटिंग की वैल्यू बताओ फटाफट, XU लिमिटिंग XU मैक्स जो भी है वो बताओ क्या आएगी। वेरी गुड, 432, ठीक है। तो ये बताओ, XU इज लेस देन XU लिमिटिंग, है कि नहीं। तो अब बताओ कौन सी वाली यूज करेंगे, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 1, बताओ। MU के लिए कौन सी वाली यूज करेंगे, 1 या 2, बताओ। जिनने पिछली बार गलत किया था वो बताओ यहाँ पर, तभी समझ में आएगा मेरे को। हाँ, गुड, गुड, वेरी गुड, 1 वाली वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, XU मैक्स 0.480, 432, XU लेस देन XU मैक्स, हैंड रेजिस्टेंस अंडर रीइंफोर्स्ड, तो हम XU वाला वैल्यू यूज करेंगे मोमेंट और रेजिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है। बिल्कुल सही राहुल, अंडर रीइंफोर्समेंट है इसलिए, ठीक है। चलिए, ये फॉर्मूला ही है मेन जो इस क्लास का मोटिव था। ये सबको समझ में आ गया, ये फॉर्मूला याद रहेगा ना, ठीक है। चलिए, देखिए हमने वो कंक्रीट वाला एरिया इसमें नेग्लेक्ट कर दिया है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो देखिए, आ गया आंसर, ठीक है, निकालिए, देखिए आंसर आपको ये आएगा 470.86 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। आ गया ना, समझ में आ गया ना। आज के क्लास में सबको समझ में आ गया डब्ल्यू इनफोर्स क्यों देते हैं, कहाँ देते हैं, डी डैश का कॉन्सेप्ट, FSC का कॉन्सेप्ट, FSC हम डी डैश बाई डी वाले रेशियो से कैसे निकालते हैं, है ना। और दो दो टीमें काम कर रही है अब, एक तो कंक्रीट और AST1 का, जो AST लिमिटिंग तक जाएगा, MU लिमिटिंग तक, और दूसरा टीम किसका है, आपका AST2 और एरिया ऑफ स्टील कंप्रेशन का, ठीक है। हाँ, अगर बैलेंस्ड या ओवर इन्फोर्स होगा तो XU लिमिटिंग हम यूज करेंगे MR के लिए, ठीक है। इज देयर एनी लिमिटेशन फॉर डी डैश, नहीं कोई लिमिटेशन नहीं है, 50 से 100 इतना ही होता है आपका, तो कोई लिमिटेशन नहीं है। डी डैश बस इसलिए दे रहे हैं ताकि आपका ASC के ऊपर कुछ कॉन्क्रीट रहे, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल एजेंट काम ना करे, पानी वानी ना घुस जाए रीइंफोर्समेंट के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा कवर देके चलते हैं हम, तो 50 to 100 का कवर देके चलते हैं अपने ASC के ऊपर, ठीक है।
ओके राजेश कुमार, चेक करके मैं आज ही भेजता हूँ आपको, ठीक है, कोई चिंता मत कीजिए आप। ठीक है, देखिए एल क्लियर ही यूज करते हैं वैसे तो हम, ठीक है, बट इनकेस अगर मैम ने एलिफेटिक फ्रेम में यूज कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे आपका व्यू ज्यादा ही आएगा। ठीक है, ठीक है, बट वैसे कंसेप्चुअली हम एल क्लियर से ही निकालते हैं। हाँ फैक्टर्ड होता है वो, बिल्कुल फैक्टर्ड होता है ना, एम यू होता है वो, तभी यू मतलब फैक्टर्ड। ठीक है, ठीक है विशाल, फैक्टर्ड ही होता है वो। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास एंड करते हैं। डबली रीइंफोर्स्ड का मोमेंट और रेजिस्टेंस समझ गए हम लोग। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, डिजाइनिंग पढ़ेंगे इसका। ठीक है, इस वीक में हो सकता है मैं एक क्लास एक्स्ट्रा लूँ, ठीक है, क्योंकि आपका सिलेबस थोड़ा स्लो चल रहा है, तो डबली रीइंफोर्स मुझे खत्म करना है इस वीक में। इनकेस मेरे को जरूरत पड़ी तो मैं शायद थर्सडे को एक क्लास लूँ। ठीक है, चलिए, मैं क्लास को एंड करता हूँ। बाय बाय, वेडनेसडे को मिलते हैं। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय।